जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के दर्जनों फाइटर जेट्स फॉरवर्ड एयरबेस पर लैंड कर रहे हैं। जगह जगह से कई रिपोर्ट्स मिल रही हैं जो बताती हैं कि भारत अपनी तैयारियों को एक बार फिर से बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान, जम्मू सेक्टर और पंजाब में इंडियन एयरफोर्स की हलचल तेज हो गई है। कई पायलट्स, ग्राउंड क्रू और सपोर्ट यूनिट्स अपने मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सवाल तो उठता है कि क्या फिर से कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। उधर पाकिस्तान की हालत पहले से ही खस्ता हो चुकी है। डॉलर आसमान पर, पेट्रोल पंप सूने और IMF के आगे वो हाथ फैलाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एयर पावर को एक्टिव कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये जो मूवमेंट है वो भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस की ओर इशारा करता है। इंडियन एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंटल ड्रिल्स होती हैं दोस्तों, वो इसलिए तैयार की जाती है ताकि किसी भी इमरजेंसी वाली स्थिति में कुछ घंटों के अंदर पूरे फ्रंट को एक्टिव किया जा सके। वहीं दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लेकर। दरअसल अब बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट में रुद्रम 2 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। मिराज 2000 फाइटर्स, मैं आपको याद दिला दूं, ये वही फाइटर जेट्स है जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और कारगिल जंग में अपने आप को साबित किया था। यही वजह है कि अब इन फाइटर जेट्स को रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइलें मिलने जा रही है, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ पर दोस्तों, जो मिराज 2000 फाइटर जेट का अपग्रेडेड रडार और इंजन है, वो रुद्रम 2 के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनाता है और सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी से ही रुद्रम को ये लॉन्च कर सकता है और दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा सकता है। और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है DRDO का ARD और पोखरण रेंज में जल्द ही इसके ट्रायल्स किए जाएंगे और 2026 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी हो जाएगी। दोस्तों, DRDO ने अब स्वार्म लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर काम तेज कर दिया और ऐसे में उन्होंने अपना एक स्वार्म लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV तैयार कर लिया है। और इस लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात की जाए तो इसमें कई सारी खूबियां हैं, जैसे कि स्वार्म इंटेलिजेंस करना, ये अपने साथ 8 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। EO/IR सेंसर्स इसमें लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये 50 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट तक काम कर सकता है। हालांकि इसका एक और वेरिएंट आ रहा है जिसकी रेंज और इंड्योरेंस दोनों ही ज्यादा होंगी। हाल ही में DRDO ने इसके 3 प्रोटोटाइप का टेस्ट किया है। DRDO का मानना है कि सिस्टम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए पोर्टेबल और तेजी से डिप्लॉयबल भी होगा और ये सिस्टम हाई थ्रेट वाले क्षेत्रों में काफी उपयोगी होगा। वहीं दोस्तों, भारत की ड्रोन कंपनी ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड को इंडियन आर्मी की तरफ से 7.12 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि FPV ड्रोन्स की सप्लाई के लिए है और इस ऑर्डर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मंजूर किया है। और ड्रोन आचार्य कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसने भारतीय सेना के जो कड़े मानक होते हैं, जिसमें कि फील्ड टेस्टिंग और टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है, उसे पास किया है। मतलब भारतीय सेना ने पूरी तरीके से जांच परख कर ये ड्रोन इनसे लिए हैं, इसलिए इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है और 4 महीनों में कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना है। और द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो टैक्टिकल पेलोड ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस और सर्विलांस कर सकते हैं। बात साफ हो जाती है कि इंडियन आर्मी FPV ड्रोन्स को कई लेवल पर इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या फिर टेक्टिकल वॉरफेयर। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को मिला है 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अंडर वाटर सिस्टम की सप्लाई के लिए है। और इन अंडर वाटर सिस्टम्स की जो डिलीवरी है वो 2026 तक पूरी करनी है, वो भी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत। मतलब इस प्रोजेक्ट पर काम काफी तेजी से होगा। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम दोस्तों पिछले कुछ सालों से लगातार अनमैन्ड मरीन सिस्टम पर काम कर रही है और ये ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स को तैयार कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो पहले से इंडियन नेवी में डिप्लॉय भी हैं। अब इस कंपनी का दोस्तों फोकस है अंडर वाटर डोमेन, मरीन इक्विपमेंट्स और नेवल गन पर। कंपनी का मानना है कि हम भारतीय नौसेना की अर्जेंट और मिशन क्रिटिकल जरूरतों से पूरी तरह तालमेल में काम कर रहे हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट से दोस्तों भारतीय नौसेना की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता बढ़ेगी और वो भी मेक इन इंडिया के तहत, मतलब स्वदेशी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों, DRDO ने 2 घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किए हैं Su-30 MKI के लिए, जिसमें कि पहला है योद्धा और दूसरा है अनिद्रा। और इन दोनों ही सिस्टम से Su-30 MKI एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचान कर उसी टाइम उन्हें जाम कर देगा। और ये सिस्टम दोस्तों गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये दोनों ही जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसमें योद्धा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए होगा, जो कि दुश्मन के रडार को बिल्कुल अंधा बना देता है। और अनिद्रा एक स्टेल्थ डिटेक्शन सिस्टम होगा, जो कि स्टेल्थ सिग्नल्स को पकड़ता है और उन्हें भ्रमित कर देता है। इन सिस्टम्स के ट्रायल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पुणे एयरबेस और अंबाला में चल रहे हैं और 2026 तक इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को पूरी फ्लीट में लगाने का टारगेट रखा गया है। और HAL हर महीने कम से कम 10 से 15 Su-30 MKI अपग्रेड करेगा और ये भी सुपर सुखोई प्रोग्राम का ही हिस्सा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के F-35 को एक और बड़ा झटका लगा। अब पुर्तगाल ने भी F-35 को छोड़ दिया है और अब राफेल की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि पुर्तगाल चौथा यूरोपीय देश है जिसने अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट से अपना मुंह मोड़ लिया है।
पहले खबर ये थी कि पुर्तगाल F-35 अमेरिका से खरीदने वाला है, लेकिन इस फाइटर जेट की कीमत, इसके अलावा जो इनके सख्त कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिलीवरी में देरी होना, इन सब ने पुर्तगाल को F-35 लेने से रोक दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों राफेल ने अपने आप को साबित कर दिया है और यूरोपीय देशों को ये फाइटर जेट इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इस फाइटर जेट के साथ ट्रेनिंग सेंटर, लोकल मेंटेनेंस किया जाती है और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलता है। इसलिए यूरोपीय देश भी चाहते हैं कि वो अमेरिका पर निर्भर ना रहें। और खुद दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कई बार ये कहा है कि बाय यूरोपियन बी इंडिपेंडेंट। अब उनका ये जो स्टेटमेंट है उसे अब कई नाटो देश भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड रहने का मतलब है कि भविष्य में अपनी स्ट्रैटेजी को खतरे में डालना। क्योंकि राफेल फाइटर जेट फुल ऑपरेशन फ्रीडम देता है और F-35 को लेकर तो कई तरीके के सॉफ्टवेयर एक्सेस, लॉजिस्टिक कंट्रोल की समस्याएं भी सामने आई हैं जो कि इसे खरीद चुके हैं। हालांकि फ्रांस के लिए भी ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास भी बैकलॉग पड़ा हुआ है। वो हर साल केवल 25 फाइटर जेट तैयार कर सकता है। वहीं अमेरिका का F-35 भी बैकलॉग से परेशान है, लेकिन फिर भी राफेल F-35 से पहले मिल जाता है। अब यूरोप में दोस्तों पूरी तरीके से पावर बैलेंस बदल रहा है। जहां एक वक्त F-35 सब पर राज कर रहा था, लेकिन अब राफेल अपनी बादशाहत को यहां पर कायम कर रहा है। वहीं दोस्तों गगनयान मिशन को लेकर एक और बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। दरअसल इसरो ने इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IMET को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस टेस्ट को झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस टेस्ट में गगनयान कैप्सूल के मेन पैराशूट सिस्टम की जांच की गई, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। मतलब ये ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हर सेकंड जान और मिशन दोनों दांव पर लग जाते हैं। मतलब यानी कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री धरती की ओर लौटता है तो उसकी स्पीड लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। और ऐसे में दोस्तों पैराशूट का सही समय पर खुलना, सही प्रेशर के साथ खुलना तय करता है कि लैंडिंग सुरक्षित होगी या नहीं। और इस टेस्ट में इसरो ने रियल साइज के पैराशूट का इस्तेमाल किया है। पहले कैप्सूल को हवा में छोड़ा गया और कुछ सेकंड में पैराशूट ने जबरदस्त तरीके से खुलकर कैप्सूल को स्टेबल यानी कि स्थिर और सुरक्षित लैंड कराया। बात साफ हो जाती है कि भारत अब इस मिशन के सबसे क्रिटिकल फेज के लिए तैयार है और गगनयान की तैयारियां भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। हर टेस्ट, हर सफलता हमें उस दिन के करीब लेकर आ रहा है जब हम बोलेंगे कि भारत ने अंतरिक्ष में इंसान भेजा है। वहीं रशिया के Su-57 को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने हाल ही में एक नया वीडियो जारी किया है और इस नए वीडियो को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ग्रेविटी भी शर्मा जाए। हाल ही के वीडियो में दोस्तों Su-57 ने कोबरा मैनूवर्स और फॉलिंग लीव किए। मतलब ये ऐसे टर्न्स हैं जो कि आम फाइटर जेट्स नहीं कर सकता है। इसका AI एडिट कॉकपिट है जो पायलट को फैसले लेने में मदद करता है और इसमें सब कुछ सेमी ऑटोनोमस तरीके से होता है, यानी कि थ्रेट अलर्ट, टारगेटिंग और नेविगेशन। मतलब इंसान और मशीन दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच पर अब एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों ने पाया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, इसे डिटेन किया गया है। इस ब्लास्ट में दोस्तों 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में सफेद हुंडई i20 कार इस्तेमाल की गई थी जो कि डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और ये डॉक्टर उमर दोस्तों हरियाणा के AI फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर तैनात था। और जांच में तो ये भी पता चल रहा है कि इसके और डॉक्टरों के साथ भी संपर्क है। हालांकि इन डॉक्टरों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ये पूरा नेटवर्क एक तरीके का व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल था, जहाँ पर ये पढ़े लिखे लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और ये वजह है कि जो हमारी जांच एजेंसी है उन्होंने कई राज्यों के मेडिकल नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी है। जो CCTV फुटेज पे सामने आया उसमें दोस्तों एक कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंटर करती है, फिर लाल किले के पास ये कम से कम 3 घंटे तक खड़ी रहती है। और अभी तक दोस्तों जो बताया जा रहा है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल्ड ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो गाड़ी है दोस्तों जिसका इस्तेमाल किया गया था ये कई लोगों के हाथों से गुजरी है, यानी कि कई सारे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा और बेचा है, जिससे कि ये जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया है और उन्हें हिरासत में लिया है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, इस तरीके के संगठन जिसमें कि एक पढ़े लिखे और प्रोफेशनल तबके के लोग हैं वो अब आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जांच पूरी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा संदेश दे दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। So it's absolutely clear now that the Delhi attack is a handiwork of Jaish-e-Mohammed. The Jaish-e-Mohammed Supremo Maulana Masood Azhar his family was actually eliminated in Sindoor strikes, and he's been rattled since then and wanted to attack India some way or the other. He connived with Al-Qaeda, sent across white collared people, and they have tried to put in a chemical, kinetic as well as biological warfare onto India. Kudos to our intelligences, they've cracked it midway. But the question is, why is the Western media silent? Why is the media across the globe silent? The F-24, France is a friendly country, is silent. BBCs and CNNs of the world are silent. The Washington Post wouldn't speak now. The New York Times doesn't have time to speak about it or talk about it.
Why don't they want to speak? These terrorists that are there in Pakistan, including the Chief of Army Staff, Mr. Munir, there, has been adopted, given power and patronage by some of the Western countries, including the United States, and that's why they're scared to speak about it. The narrative is absolutely clear and truthful, and we have a moral high ground, and the Western media should reflect on itself and speak about the terror attacks that are taking place in India. तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।